जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए कैसे हैं आप, कैसे हैं आपके बाल बच्चे? बताओ बताओ। गुड इवनिंग सभी को। कैसा है सब रे? ठीक है। फ्रेंडशिप डे ऑल ऑफ यू, क्या बात है। देख लो कहीं मैडम मैसेज ना देख रही हो, क्या पता बुरा मान जाए, समझ रहे हो। चलिए, तो सभी को जो है फ्रेंडशिप डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए आ जाइए। एडवांस मैथ कौन से टॉपिक से स्टार्ट होगा अभी डिसाइड नहीं किया है, डिसाइड करेंगे तो बता देंगे। और बोलिए। तो मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आ जाइए। बाकी जब तक नौकरी ना लगे तब तक आपकी जो मित्रता है वो परमानेंट नहीं है, इस बात को भी अपने मन में डाल लें तो बेहतर होगा। ठीक है, बिल्कुल कभी भी कट सकता है। क्वेश्चन नंबर 153 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 153 क्या है? चलिए, 153 नंबर सवाल में क्या कहा गया है? सवाल को देखो, बोला गया है द एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंडेड ऑन एनी अमाउंट इज 1320 फॉर द सेकेंड ईयर एंड 1452 फॉर द थर्ड ईयर। व्हाट विल बी द ओरिजिनल अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर? प्यारा सा बहुआ सा सवाल। क्या कहा गया कि किसी राशि पर वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष के लिए 1320 है और तीसरे वर्ष के लिए 1452 है। पहले वर्ष की शुरुआत में मूल राशि कितनी होगी? और ये जो है कल ही गुरुकुल में जो टेस्ट हुआ था उसमें हमने ये क्वेश्चन डाला था। ठीक है, हमारे गुरुकुल में भी टेस्ट होते रहते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन डाला था। बहुत सारे बच्चों ने स्किप भी कर दिया, बहुतों ने बनाया। ठीक है, अच्छा सवाल है। यहाँ पर ये कि बोला गया है कि देखो दूसरे साल के अंत में इतना है और तीसरे साल के अंत में मेरे भाई यहाँ पर इतना है, तो ओरिजिनल अमाउंट जो है वो बिगिनिंग में कितना रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गया। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। अब हमने आपसे क्या कहा, आप गौर से देखिए तो सवाल में आपको ब्याज दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? तो ब्याज दिया गया है। कौन से वाले साल का? तो दूसरे वाले साल का और तीसरे वाले साल का। और हमसे कहा गया है पहले साल के अंत में व्हाट विल बी द ओरिजिनल अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी हमसे प्रिंसिपल बोला गया है। अंचल कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? अंचल जी इसका इंस्टॉलमेंट स्टार्ट करेंगे, 1 से 2 क्लासेस का वो टॉपिक है। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आपको ये टेबल याद हो तो मैंने कहा था इसको पूरे जहन में बिठा लेना, एकदम अपने अंदर फिट कर लेना इसको, कि 2 तरह के यहाँ पर रेलगाड़ी होती है, 2 तरह का यहाँ पर जो है वो पैनल होता है। एक हमारा अमाउंट का होता है और दूसरा हमारा ब्याज का होता है। सवाल में दिया क्या है? तो दूसरे साल के अंत का, दूसरे साल का ब्याज दिया गया है, तीसरे साल का ब्याज दिया गया है और हमसे प्रिंसिपल पूछा है। तो दूसरे साल के ब्याज से और तीसरे साल के ब्याज से हम प्रिंसिपल को कैसे निकालेंगे? समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो हम कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले दूसरे साल और तीसरे साल से हम इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को पता करेंगे कि असल में ये किससे मल्टीप्लाई किया गया, तो ये इतना बन गया। जब वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा तो उसके बाद या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि दूसरे साल के ब्याज और तीसरे साल के ब्याज से हम रेट पता कर लेंगे। हम क्या पता कर लेंगे? रेट पता कर लेंगे। फिर उसके बाद उस प्रिंसिपल का वो रेट परसेंट पहले साल का ब्याज होगा, फिर वो रेट अपने आप का इतना गुना कर दोगे तो दूसरे साल के ब्याज के बराबर हो जाएगा। और वहां से हम क्या पता कर लेंगे? तो वहां से मेरे भाई हम जो है यहाँ पर प्रिंसिपल पता कर लेंगे। तो सेम कहानी यहाँ पर है। हमसे यहाँ पर कहा गया कि देखो एनुअल इंटरेस्ट इतना है सेकेंड ईयर का और इतना है थर्ड ईयर का। तो मैंने कहा कोई भी 2 अमाउंट का रेशियो ले लो या कोई भी 2 यहाँ ब्याज का रेशियो ले लो, आप वहां से क्या निकाल सकते हो? तो आप वहां से ब्याज का रेट निकाल सकते हो। ठीक है, तो दूसरे साल का ब्याज जो है वो मेरे भाई कितना है और यहाँ तीसरे साल का जो ब्याज है वो कितना है? तो दूसरे साल का ब्याज जो है वो हमारा 1320 है और तीसरे साल का जो ब्याज है वो 1452 है। अगर हम इन दोनों का रेशियो देखें, जहां तक हम इनको देख सकते हैं, 11 से कटेंगे ये, तो 11 से काटोगे तो 11 से एक बार में 120 बार में, 11 से काटेंगे एक बार में, 3 बार में, और फिर मेरे भाई यहाँ पर ये कटेगा 2 बार में। 12 से अगर हम इसको काटे तो और 6 से इसको काट सकते हैं क्या? तो 6 से काटेंगे तो ये हमारा कटेगा 20 बार में। या 12 से अगर हम इसको काटे तो 12 से सीधा का सीधा काटो, 12 से 10 बार में
और 12 से 11 बार में। यानी पैसा हमारा 10 से 11 हो रहा है तो रेट हमारा कितना है, 1 का कितने के ऊपर, 10 के ऊपर, इंटू कितना कर देंगे 100%। तो ब्याज का रेट हमें पता चल जाएगा 10% से। और बाकी अगर आप तरीके से देखते तो इसका 10% 132 होता है, इसमें 132 जोड़ोगे तो 1452 आ जाएगा। तो रेट तो ऐसे भी आपका 10% निकल ही जाएगा। रेट आपका क्या निकल जाएगा, 10%। अब आपको इतना पता है कि ब्याज का रेट कितना है और आपको पता क्या करना है, प्रिंसिपल। तो मान लो कि हम कहते हैं कि यार प्रिंसिपल जो था ना वो हमारा P नाम का प्रिंसिपल था, या पैसा हमारे पास P रुपए था, ठीक है। इस P का 10% जो होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो पहले साल का ब्याज हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल का 10% ही क्या होता है, पहले साल का ब्याज होता है। अब जैसे इस प्रिंसिपल का हमने 10% निकाला तो पहले साल का ब्याज निकल गया। उस पहले साल के ब्याज को, ठीक है, उस पहले साल के ब्याज को हमने जो है, देखो 10% की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो 10% की वैल्यू हमारी 1/10 के बराबर होती है। मैंने आपसे क्या कहा था कि पहले साल का ब्याज अगर 10 यूनिट है, पहले साल का ब्याज अगर 10 यूनिट है तो 10 में 1 जोड़ दो तो दूसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 11 यूनिट। यानी प्रिंसिपल का 10% पहले साल का ब्याज हो गया, और इस पहले साल के ब्याज को 11/10 से गुना कर दिया तो ये हमारा बराबर हो गया दूसरे साल के ब्याज के, यानी 1320 के बराबर के। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे आप एक बात बताओ, आप बोलोगे सर देखो पहले क्या करो, रेट निकाल दो, रेट कितना आ गया 10%। फिर आप बोलोगे सर प्रिंसिपल का 10% पहले साल का ब्याज होता है और ये पैसा अपने आप का 11/10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दूसरे साल का ब्याज होता है जो कि 1320 के बराबर है। आराम से कट्टम कुटाई खेलो, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 खत्म, 11 से काटोगे 1 बार में और यहाँ पर 2 बार में। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 12 × 3 0, हमारा आंसर हो जाएगा 12,000 रुपया। ये हमारा सटीक उत्तर था, सही तरीका था बनाने का सवाल, इससे बेहतर और कोई नहीं। ठीक है, चलिए। सिद्धार्थ कहते हैं सर एडवांस स्टार्ट होने के बाद अरिथमेटिक तो रहेगा ना? बिल्कुल, एडवांस और अरिथमेटिक साथ में चलेगा। मैंने आप लोगों से शुरू में एक बात कही थी और मैंने आपसे ये कहा था कि जब आपका हमारा कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा बन जाएगा, जब आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना शुरू कर देंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिक हम आपकी अरिथमेटिक की क्लास और एडवांस की क्लास दोनों साथ में चला देंगे। एक बच्चा बोल रहा है कि सर यहाँ 10/100 से गुना कैसे किया? बेटा पिछला वीडियो आपने देखा है मेरे भाई? बताओ आपने क्या पिछला वीडियो देखा है? ठीक है, अगर पिछला वीडियो आपने देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रिंसिपल का 10% ही पहले साल का ब्याज होता है, प्रिंसिपल का 8% ही पहले साल का ब्याज होता है। सर कल का क्लास नहीं मिल रहा है, कल कोई क्लास ही नहीं हुई थी तो मिलेगा कहाँ से, ये बताओ। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 154। क्या कहा गया है? If the rate of interest is 20% per annum compounded yearly and interest on a certain sum in second year is 250, then what is the interest on the same sum in fifth year? प्यारा जबरदस्त सवाल। क्या कहा गया यहाँ पर? तो दूसरे साल का ब्याज दे रखा है कितना, 250 रुपए, रेट दे रखा है 20% और कहा गया 5वें साल का ब्याज कितना होगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे कि हमारा 5वें साल का ब्याज कितना होगा? तो सबसे पहले रेट हमारा कितना है, तो 20% है। 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। दूसरे साल का ब्याज कितना है, तो 250। ये हमारा दूसरे साल का ब्याज है। दूसरे साल के ब्याज को किससे गुना करेंगे, तो 5 + 1 6/5 से गुना करेंगे ताकि हमारा क्या मिल जाए, तीसरे साल का ब्याज। फिर इसको वापस से 6/5 से गुना करेंगे तो चौथे साल का ब्याज। फिर वापस से 6/5 से गुना करेंगे 5वें साल का ब्याज। पता ही आपको कि जिस तरीके से प्रिंसिपल 10% से बढ़ता है, ब्याज भी 10% से बढ़ता है, अमाउंट भी 10% से बढ़ता है। तो सेम कहानी यहाँ पर हमें कहा गया कि देखो दूसरे साल का ब्याज है, 6/5 से गुना किया तीसरे साल का ब्याज, फिर 6/5 से गुना किया चौथे साल का, फिर 6/5 से गुना किया तो 5वें साल का ब्याज मिल गया। 5 और 5 जो है वो हमारे 25 को खत्म कर देंगे, 5 इस 10 को 2 बार में खत्म कर देगा। 216 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 432 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बता रखा है आपको। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 155 क्या कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा गया इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इन फिफ्थ ईयर इज 432, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन द सेम सम इन सेकंड ईयर। सेम पीछे वाले क्वेश्चन का ये डुप्लीकेट है।
पीछे वाले क्वेश्चन में बच्चे आपको क्या दिया गया था, तो पीछे वाले क्वेश्चन में दूसरे साल का ब्याज दे दिया था, रेट दे दिया था और 5वें साल का ब्याज पूछा था। और इस वाले क्वेश्चन में क्या है, तो 5वें साल का ब्याज दे दिया है, रेट दे दिया है, दूसरे साल का ब्याज पूछा है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने कहा 20% की वैल्यू हमारे किसके बराबर होगी, 1/5 के बराबर। अगर मान लो कि हम यहाँ कहते हैं कि दूसरे साल का ब्याज हमारा x है, दूसरे साल का ब्याज कितना है, x है, तो 5 में 1 बढ़ा देंगे, यानी ये अपने आप का 6/5 गुना हो जाएगा। तो ये दूसरे साल का ब्याज था, उसको 6/5 से गुना किया, तीसरे साल का ब्याज निकल गया, उसको 6/5 से गुना किया, चौथे साल का ब्याज निकल गया, उसको 6/5 से गुना किया, 5वें साल का ब्याज निकल गया। और ये बराबर हमारे किसके है, तो 432 के। दूसरे साल का ब्याज था, 20% बढ़ा दिया, तीसरे का निकल गया, फिर 20% बढ़ा दिया, चौथे का निकल गया, फिर 20% बढ़ा दिया, 5वें का निकल गया। और ये वैल्यू किसके बराबर है, 432 के। 6 6 और 6 कितना, 216। 216 इसको 2 बार में काटेगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 5 × 5 125, 125 का 2 गुना 250, यानी दूसरे साल का ब्याज कितना होगा, तो दूसरे साल का ब्याज हमारा 250 होगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, एकदम बहुत सही, आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, सवाल नंबर 156 हमसे बोला गया है। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इन थर्ड ईयर ऑन अ सर्टेन सम इज 442। तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 442 दे रखा है। इफ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, देन हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड इन फोर्थ ईयर सेम सम। तीसरे साल का ब्याज दे दिया और ब्याज का रेट हमें बता दिया कि 15% है, तो चौथे साल का ब्याज हमसे पूछा गया है। क्या ये सवाल आप बना लेंगे, तो बोलेंगे हाँ सर। देखो 15% का रेट कितना होता है, तो 15% का अगर आप निकालोगे 15/100 यानी 3/20, तो ये फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तीसरे साल का जो ब्याज है वो कितना है, 442 है। तो 442 को हम बोलेंगे कि ये 442 क्या है, तो तीसरे साल का ब्याज है। ठीक है, 20 में 3 से गुना कर दो, 20 में 3 बढ़ा दो, यानी 23/20। तो ये हमारा तीसरे साल का ब्याज है, इसको 23/20 से गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, चौथे साल का ब्याज निकल जाएगा। वही हमसे पूछा गया, वही बताना है कि अगर हम तीसरे साल के ब्याज को 15% से बढ़ा देते हैं तो हमारा चौथे साल का ब्याज निकल जाएगा। 2 से काटो 10 बार में, 2 से कटेगा 221 बार में, गुना करो। 23 का 1 गुना, 23 का 3 हाथ में 2, 23 का 2 गुना 46, 46 और 2 48 का 8 हाथ में 4, 23 का 2 गुना 46, 46 और 4 50, 508.3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 मेंस का क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूछा गया सवाल है। क्या कहा गया है सवाल में, जरा वो देखिए। कहा गया है सम ऑफ 10,500 अमाउंट टू ₹13,650 इन 2 ईयर एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। यानी आपके पास इतने रुपए हैं, ठीक है, जो 13,650 बन जाते हैं कितने सालों में, तो 2 सालों में, और सर्टेन रेट ऑफ परसेंट पर एनम से किस पे, तो साधारण ब्याज पे। यानी 2 सालों में साधारण ब्याज पर इतना रुपया इतना बन जाता है। कहा गया है द सेम सम विल अमाउंट टू व्हाट, वही पैसा 1 सालों में कितना हो जाएगा, द सेम सम विल अमाउंट टू व्हाट इन 1 ईयर एट अ सेम रेट इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्या ये क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे, बताइए, क्या ये क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। द सेम सम विल अमाउंट टू व्हाट इन 1 ईयर एट सेम रेट इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, बताइए जल्दी से। कोई दिक्कत की बात है, प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, टाइम दिया है, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। फिर उसी रेट पर 1 सालों के लिए मेरे भाई यहां से बोला गया कि द सेम सम विल अमाउंट टू व्हाट, उसी रेट पर आपको अमाउंट का वैल्यू पता करना है कितने समय के लिए, तो 1 साल के लिए, और इंटरेस्ट क्या होगा, तो हाफ ईयरली होगा। बता सकते हैं, चलिए 1 2 1 3 4 बच्चे आंसर बता रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर रेट का पता करते हैं कि रेट का मेरे भाई मान क्या होगा। तो आप देखिए प्रिंसिपल आपके पास इतना है और आपका जो अमाउंट है वो मेरे भाई इतना है, ठीक है। तो हम रेट पता करते हैं। रेट बराबर क्या होता है, तो फॉर्मूला पढ़ा रखा है, रेट बराबर SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम। SI हमारा कितना है, तो बोलोगे सर 10,500 में 2,000 जोड़ दो, 3,000 तो 13,500 यानी 3,150 हो जाएगा। तो हमारा ब्याज कितने का, 3,150 का।
तो ये हमारा ऐसा ही हो गया। प्रिंसिपल हमारा कितना है तो 105,000 है, इनटू हमारा हो जाएगा 100 और बट्टे में हमारा हो जाएगा टाइम, कि बट्टे में हम क्या लिखेंगे टाइम लिखेंगे। हमने कहा देखो 20 से 20 खत्म, 105 से काटेंगे तो 30 बार में खत्म और 2 से काटेंगे तो 15 बार में खत्म, यानी रेट हमारा आ जाना है 15%। रेट हमारा कितना आ जाना है 15% आ जाना है। अब हमें क्या करना है तो हमें इसी पैसे को चक्रवृद्धि ब्याज पे देना है। चक्रवृद्धि ब्याज पे देना है तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज पे पैसे को ईयरली देना है हाफ ईयरली देना है, बोलोगे हाफ ईयरली देना है। हाफ ईयरली का रेट क्या होगा, ईयरली का रेट अगर 15 है तो हाफ ईयरली का रेट उसका आधा हो जाता है। हाफ ईयरली का समय कितना होगा तो बताओ, 1 ईयर दिया गया है तो 1 का 2 गुना यानी 2 बार, क्योंकि हाफ ईयर में रेट आधा होता है और समय 2 गुना होता है। रेट आधा होता है और समय क्या होता है 2 गुना होता है। ये बात आपको पता ही है कि हाफ ईयर में रेट जो होता है वो आधा हो जाता है और समय जो होता है वो 2 गुना हो जाता है। तो 15 का आधा 7.5 हो गया, समय 1 का 2 गुना 2 हो गया, 7.5 का 2 बार सक्सेसिव। तो यहाँ पर जो ब्याज निकलेगा वो कितना निकलेगा तो बोलोगे सर 7.5 जमा 7.5 जमा 7.5 इंटू 7.5/100, ये हमारा सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है a + b + a × b अपॉन 100। 7.5 और 7.5 हो जाएगा 15, ठीक है। अभी फिलहाल एक पल के लिए देखो तो ये 7.5 नहीं 75 है और 75 का स्क्वायर निकालना है। और किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर आपको निकालना है जिसके इकाई के स्थान पर 5 है तो कैसे निकालोगे, 5 का स्क्वायर 25 का 5 लिख दोगे, हाथ में 2, ठीक है। और उसके 5 का स्क्वायर कर दो तो आ जाएगा 25 और 7 को उसके अगले संख्या के साथ गुना कर दो, यानी 7 की अगली संख्या 8 होती है तो 7 × 8 हमारा हो जाएगा 56। तो यहाँ लिखेंगे 5625, ठीक है। 2 जीरो यहाँ पर है, 2 डेसिमल यहाँ पर है, कुल मिलाकर 4 अंकों के बाद दशमलव लगेगा 1 2 3 4, यानी यहाँ पर तो बोलेंगे सर 15.5625% का क्या मिलेगा तो इतने % का हमें ब्याज मिलने वाला है। इतने % का हमें क्या मिलने वाला है तो ब्याज मिलने वाला है। जो हमें दिया गया है वो क्या है तो प्रिंसिपल है, कितना इतना, और हमसे पूछा क्या है ब्याज पूछा है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर देखो ये जो 10,500 रुपया है ये हमारा प्रिंसिपल है, यानी 100% का मान है और हमें कितने का निकालना है तो इतने % का मान निकालना है, यानी 15.562% का मान हमें निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपके ऑप्शंस जो हैं वो काफ़ी करीब करीब में हैं, जैसे ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो आपको डेसिमल को लगभग पास में ही लेकर चलना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा डेसिमल्स को आप स्किप कर दो। आपने यहाँ % से % को उड़ा दिया, ठीक है, 2 जीरो से आपके यहाँ दोनों जीरो जा चुके हैं, बाकी अब आप इनको गुना कर लो। आप ऐसा कर सकते हो यहाँ पर कि लास्ट के 2 डिजिट को ना लो, आप इनको छोड़ दो, आप ऐसा कर सकते हो, लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ दो, ठीक है, ऐसा कर सकते हो, बट मत ही छोड़ो यार, मतलब फिर एक बार करके देख लेते हैं गुना, क्या पता मतलब छोड़ने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। तो हम गुना करते हैं, 105 को 5 बार गुना करोगे 525 आएगा, 525 का 5 लिखो, 52 हाथ में आ गया। 105 का 2 गुना 210, 210 और 52 262, 262 का इतना लिखेंगे 26 हाथ में। 105 का 6 गुना 630, ठीक है, 630 हो गया और 26 हो गया 656, 656 का 6 लिखा 65 हाथ में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है 105 का फिर 5 गुना 525, 525 और 65 हो गया 590 का 0 हमारा 59 हाथ में। 105 का 5 गुना 525, 525 और 50 575, 575 और 9 584 का 4 हाथ में तुम्हारा आ जाएगा 58, और तुम्हारा 105 का 105 हो गया 208। ये हम सही कर रहे हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन में कहीं गड़बड़ कर दिया क्या हमने? अच्छा एक मिनट, हमसे पूछा जा रहा है ना द सेम सम विल अमाउंट टू व्हाट, हमसे अमाउंट पूछा जा रहा है, तो हमसे अमाउंट पूछा जा रहा है तो हम यहाँ किससे गुना करेंगे, तो हम यहाँ पर देखो ये जो दिया गया 100% का मान है तो हम 115.56% का मान पता करेंगे। हम प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ देंगे तो हम 115.5625% का मान पता करेंगे, और इसमें हम इतने % का वैल्यू पता करने वाले हैं तो इसमें हम लास्ट के 2 डिजिट को स्किप कर देते हैं, ठीक है। अब इनको गुना करो आप, तो आप इनको गुना करोगे तो अब यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। 115 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 630 का 0 लिख लो,
63 हाथ में, 105 का 5 गुना 525, ठीक है, 525 और 525 और 60, ठीक है, 525 और 60, 585, 588 का 8, 58 हाथ में, 105 का 5 गुना 525, 525 और 58, 25 और 8, 33, 33 और 183, ठीक है, 583 का 3, 58 हाथ में वापस से, 105 का 1 गुना 105 होता है 105 और 58, 163 का 3, 16 हाथ में, और 105 का 1 गुना 105 और 16, 121, तो 1213380, और यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो लगा दिया, यानी 12,133 के करीब में, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमारा सही तरीका है। तो हमें थोड़ा मल्टीप्लिकेशन का यहाँ खेल था, बड़ा बढ़िया सवाल था, और बढ़िया इसीलिए था क्योंकि ये मेंस का पूछा गया क्वेश्चन था, और ठीक है, यहाँ पर बच्चे वाला सवाल नहीं था कि हाँ प्री वेरी में पूछ लिया गया हो और आप इसको बता दें। तो आपको भी पता है यहाँ पर कि इतना पैसा इतना बन गया, तो वहां से रेट निकालना था, फिर इस रेट पर 2 बार का सक्सेसिव लगाना था, तो ब्याज इतना % का आता, जो दिया गया था वो इतने की वैल्यू थी और इतने % की वैल्यू हमें निकालनी थी, क्योंकि प्रिंसिपल देके अमाउंट पूछा था, प्रिंसिपल 100% होता है, अमाउंट हमारा 115 इतना % सॉल्व करेंगे, इतना आंसर आ जाएगा। बहुत बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर बच्चे हैं हमारे जो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, कोई कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला है बाबू परीक्षा में, तो ध्यान रखो, ठीक। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, 158 की बात करते हैं, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर रेशियो से रेट 3% आ रहा है। मेरे भाई रेशियो लगाना कहाँ है, सिंपल इंटरेस्ट पर पैसा दिया है तो तुमने रेशियो क्यों लगाया, जरा बताना। ये पैसा इतना हो चुका है 2 सालों में, तो सिंपल इंटरेस्ट पर हुआ है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट में रेशियो कहाँ आ जाता है, बताना जरा। कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दिए तुम तो एकदम धर पकड़ के वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, 158 नंबर सवाल, CHSL का बढ़िया सा सवाल है। 4,000 रुपए को 5% के रेट से दिया गया 1 सालों के लिए, और इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली है। इंटरेस्ट क्या है, हाफ ईयरली है, अर्धवार्षिक रूप से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। कहा गया 2000 इज गिवन एट 40% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 1 ईयर, द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड इज। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ विकास जी हैं जो कि काफ़ी विकास और तरक्की पे हैं, बहुत जीवन में ऊंचाई एकदम छू रहे हैं, ठीक है। हर बैंक में इनके खाते हैं, ठीक है। कौन सा बैंक है वो आप भी जानते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है कि इनकी नौकरी लग जाती है, जहाँ जहाँ पर जाते हैं वहाँ वहाँ पर एक महिला मित्र बना लेते हैं, ठीक। तो इनकी 2 महिला मित्र हैं, एक गोवा में है दूसरी मुंबई में है। तो यहाँ पर जो भी ये काला धन कमाते हैं अकाउंट में रखते नहीं है, उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो पहली वाली मित्र को इन्होंने ट्रांसफ़र किया है पैसा, और किस रेट पर किया है, तो 5% के रेट पर, ठीक है। और कितने समय के लिए, तो 1 समय के लिए। और उनको कहा है कि तुम जो है ना पैसे को हाफ ईयरली ब्याज पे चलाना, ठीक है। कितना रुपया ट्रांसफर कर दिया उनको, 4,000 रुपये। फिर दूसरी वाली महिला मित्र जो मुंबई में है उनको कितना पैसा दिया इन्होंने, तो उनको इन्होंने 2,000 रुपये पैसे दिए। किस रेट पर, 40% के रेट पर। कितने समय के लिए, 1 साल के लिए। और उनको ये आदेश दिया कि तुम पैसे को क्वार्टरली ब्याज पे चलाना। ईयरली कोई नहीं चला रहा है, एक हाफ ईयरली चला रहा है और एक क्वार्टरली चला रहा है। जब 1 साल बाद आराम से उनसे दिए गए समय से मिलने जाते हैं तो बोलते चलो लाओ दोनों के दोनों ब्याज कितना हुआ ज़रा एक बार बताओ, टोटल ये पता करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सेम तरीके से आपको क्या करना था, टोटल ब्याज पता करना था। 2 जगह आपने पैसे को दिया था, एक जगह हाफ ईयरली पे, दूसरी जगह क्वार्टरली पे। हाफ ईयरली पे आपने कितना पैसा दिया था, तो हाफ ईयरली पर जो पैसा दिया था वो आपका 4,000 रुपये था, ठीक है। रेट आपका 5% था। हमेशा कहता हूं जो रेट होता है ना वो रेट के आगे देखा करो क्या लिखा है, तो पर एनम है, यानी प्रत्येक वर्ष का जो रेट है वो 5% है। लेकिन पैसे को आपने किस पर दिया है, हाफ ईयरली पे। तो हाफ ईयरली में रेट क्या हो जाता है, आधा। तो यहाँ पर रेट को हम क्या कर देंगे, 2.5% कर देंगे। साथ में हाफ ईयरली में समय जो होता है वो क्या हो जाता है, अपने आप का 2 गुना। तो 4,000 इज गिवन एट 5% फॉर 1 ईयर। कितने समय के लिए दिया गया था, 1 साल के लिए। तो हाफ ईयरली में रेट आधा और समय क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ये बात ध्यान रखो। दूसरी वाली जो मित्र को इन्होंने पैसे दिए थे उनको कितने पैसे दिए थे, 2,000 रुपए, ठीक है।
समझ में आ गया बात। उनका रेट अगर हम देखें तो उनका रेट जो है वो 40% पर एनम है। एक साल का रेट कितना है? 40%। और ये भाई साहब पैसा क्वार्टरली दिए हैं, तो क्वार्टरली में रेट को क्या करना होता है? 4 से भाग कर देना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि देखो जो रेट मेरे भाई यहाँ दिया गया है वो 40% जो है ये पूरे साल का है। साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, तो ये 12 महीने का है। हमें कैसा पैसा निकालना है? क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब कितने कितने महीने पर? 3-3 महीने पर। तो हम इसको 3 से गुना करते हैं। जब हम इसको देखते हैं 3 इसको 4 बार में काटता है, तो अल्टीमेट वही बात आ जाती है कि रेट को किससे भाग करना होता है? 4 से। जिस तरीके से हाफ ईयरली में हम रेट को आधा करते हैं और समय को 2 गुना, उसी तरीके से क्वार्टरली में हम रेट को 4 से भाग करते हैं। तो 40 को 4 से भाग करोगे तो 10%, और समय को 4 का गुना कर देते हैं। एक साल का 4 गुना कितना हो जाएगा? तो 4 बार हो जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात भाई यहाँ पर। तो 2 तरह के पैसे हैं, एक पैसे को हाफ ईयरली पे और दूसरे पैसे को क्वार्टरली पे। ठीक, समझ में आ गया। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ कितना ब्याज मिला और यहाँ कितना ब्याज मिला। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर देखो 2.5% के हिसाब से 2 सालों का जो ब्याज होगा वो कितना होगा? तो देखो यहाँ पर कैलकुलेट करोगे, बोलोगे सर 2.5 जमा 2.5 और जमा यहाँ पर हो जाएगा 2.5 इंटू 2.5/100। ठीक मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात? 2.5 और 2.5 कितना हो जाता है? 5। 25 का स्क्वायर 625 हो जाता है। ठीक है, 1.2.20, यानी यहाँ पर कम से कम आपको लिखना होगा 5.0625। ठीक है, 5.0625 टोटल। आप जब इसका सक्सेसिव निकालोगे तो आ जाएगा 5.0625%। ठीक, और अगर यहाँ ब्याज की बात करें तो यहाँ कितना होगा? 10% का 4 बार का सक्सेसिव कितना होता है? 46.41% होता है। तो यहाँ पर हमें कितने का ब्याज मिला? तो बोलोगे सर पहले वाले केस में जो हाफ ईयरली था उसमें हमें इतने % का ब्याज प्राप्त हुआ, दूसरे वाला केस जो क्वार्टरली था उसमें हमें इतने % का ब्याज प्राप्त हुआ। ये तो परसेंट है, हमें वैल्यू चाहिए। तो हम बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है, जो ये पैसा आपने 4000 दे रखा है ये कितने की वैल्यू है? तो 100% की है। और निकालने कितने की है? तो इतने की, इसको इससे गुना कर दो 5.0625 से। ये 100% का मान है, इतने % का मान हमें पता करना है। ठीक, उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो ये जो हमारा 2000 है ये कितने का मान है? तो ये 100 का मान है, और हमें पता कितने का करना है? तो 46.41 का मान पता करना है। ठीक है, ये 100 का मान है, इतने % का, ये इतने का मान है, इतने का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 2 0 से 2 0 खत्म। ठीक है, और उसके बाद यहाँ 4 का गुना लगाओ। तो देखो यहाँ पर 625 को 4 बार गुना करोगे कितना होगा? 2500। ठीक है, आप गुना करते जाओ। 5 चौके 20 का 0 हाथ में 2, 4 दूनी 8, 2 10 का 0 हाथ में 1, 6 चौके 24, 25 का 5 हाथ में 2 हो जाएगा। ठीक है, और 5 चौके यहाँ पर 20 हो जाएगा। दशमलव के बाद 4 स्थान है, 1 0 है, तो यहाँ पर 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, यानी 202.5 यहाँ से ब्याज आएगा। कितने का ब्याज आ जाएगा? तो कैलकुलेट करोगे तो बोलोगे सर 202.5 रुपये का ब्याज यहाँ मिलने वाला है। ये हमारा यहाँ का ब्याज हो गया। अब यहाँ की ब्याज की अगर हम बात करते हैं, 2 0 से 2 0 खत्म, गुना करो तो 2 8 2 9, दशमलव के बाद 2 स्थान इतना 928.2 का ब्याज यहाँ से मिलेगा। जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो इन दोनों को जोड़िए जरा, तो आप बोलेंगे सर 5 और 2 7, 8 और 2 10। ठीक है, 2 और 1 3, 9 और 2 11, 1130.7 का हमें टोटल ब्याज मिलने वाला है। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लियर हो गया मेरे भाई। यहाँ पर RVMEA सर कोर्स कब तक कंप्लीट होगा? बच्चे मेरे पीछे तो बाद में देखना, पहले अपना देखो। क्या आपने कोर्स कंप्लीट किया है? ये बताइए पहले। क्या जितना हमने पढ़ाया है क्या वो एक एक क्वेश्चन आपके जहन में है? क्या एक एक कंसेप्ट आपके जहन में है? क्या आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आपके शीट का कोई भी क्वेश्चन अगर हम आपको दे देते हैं तो आप उसको बना पाएंगे? बताइए। हमेशा है ना टीचर से पूछते हो आप लोग कि कोर्स कब तक कंप्लीट होगा, कब तक। कभी आप अपने आत्मा से भी, अंतरात्मा से भी अपने आप से पूछ लो कि क्या आपने उतना कंप्लीट कर लिया है जितना आपके टीचर ने आपको पढ़ाया है, चाहे वो मैथ में हो गया, इंग्लिश में हो गया, रीजनिंग में हो गया। जिस दिन है ना, जिस दिन आप पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे उस दिन आप मेरे से क्वेश्चन पूछिएगा और उस दिन मैं आपको आंसर बताऊंगा। सबसे पहले यार अपने तरफ से है कंफर्मेशन लिया करो। हमेशा यार 50 बार एक ही कमेंट करते हो। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इसको मतलब ही नहीं होता। ठीक है, अब नया वाला बैच स्टार्ट हुआ है चैंपियंस 5.0। उसमें मेरे भाई एक जो है वो क्वेश्चन पूछ रहे थे
ठीक है कि सर 9 दिन हुई, 6 क्लासेस हुए, 3 क्लासेस हुई नहीं। उसमें हमारे भाई साहब ने क्वेश्चन पूछ लिया कि चलो बताओ अगर तुमने 6 क्लासेस देखी हैं तो 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, बस गायब। तुम इस बात से रो रहे हो कि 9 दिन में 6 क्लासेस हुई हैं, 3 नहीं हुई हैं। भाई पहले ये तो देख लो कि जो 6 हुई हैं वो तुम्हें आता है कि नहीं आता है। 37.5% का तो मान बता नहीं पा रहे हो और चिल्ला इस बात की रहे हो कि क्लासेस नहीं हुई, क्लासेस नहीं हुई, क्लासेस नहीं हुई। पहले जो पढ़ा दिया उसको तो पढ़ लो। गारंटी है कि 160 नंबर तक मैं कोई भी क्वेश्चन दे दूं ना आपसे तो शायद ही 10 में 4 सवाल बना पाओ, तो पहले उसको कंफर्म किया करो। प्रिंसिपल हो गया, यहां प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। हाफ ईयर में रेट को आधा, समय को 2 गुना, और क्वार्टरली में रेट को 4 गुना, रेट को 4 से भाग कर देते हैं, टाइम को 4 गुना। इसका ब्याज इतना परसेंट, इसका ब्याज इतना परसेंट, तो इस प्रिंसिपल का इतना परसेंट निकाल दिया, इस 2000 का इतना परसेंट निकाल दिया, दोनों को जोड़ दिया, टोटल ब्याज आ गया, खेल खत्म। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 देखो क्या कहा है, यहां से बढ़िया सवाल है। राहुल इन्वेस्टेड 2 इक्वल सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अंडर 2 स्कीम ए एंड बी. Under scheme A, the interest rate was 10% per annum, and under scheme B, the interest rate was 12% per annum. The compound interest after 2 years on the sum invested in scheme A was 1050. How much is the interest earned in scheme B after 2 years if interest is compounded annually in both scheme? बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका ये। CGL मेंस का पूछा गया 18/11/2020 को। बताइए। सवाल में कहा गया, एक फरहात वानी है, कहते हैं फ्रॉम कश्मीर सर, योर वे ऑफ टीचिंग इज़ यूनिक, आई लाइक योर अप्रोचेज द मोस्ट। धन्यवाद मेरे भाई, कश्मीर में भी ऐसे ही भौकाल मचाते रहिए आप। हाँ जी, इस सवाल को देखिए। तो राहुल ने 2 योजनाएं ए और बी में चक्रवृद्धि ब्याज पर बराबर राशियों को निवेश किया। योजना ए में ब्याज की जो दर है वो 10% प्रति वर्ष थी और बी में जो दर है वो 12% प्रति वर्ष थी। योजना ए में निवेशित राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1050 था। 2 वर्षों के बाद योजना बी में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि दोनों योजनाओं में ब्याज जो है वो वार्षिक संयोजित है। टोटल यहां पर कितने स्कीम है, तो बोलोगे सर 2। कौन कौन सा, तो एक ए है और दूसरा कौन सा है, तो बी है। ठीक है, ये 21 दिन वाला स्कीम है, 21 दिन में पैसा डबल। ठीक है, आ जाइए। तो सवाल में हमसे कहा गया 2 तरह की योजनाएं हमारे पास, एक हमारा योजना ए है और दूसरा हमारा योजना बी है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो योजना ए में जो पैसा हम दे रहे हैं वो 10% पे और बी में जो है वो दे रहे हैं 12% पे। यानी रेट की अगर हम बात करें तो यहाँ का रेट 10% है और यहाँ का रेट जो है वो 12% है। साथ में यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर ऑन सम इन्वेस्टेड इन स्कीम ई। योजना ए को हमने कितने समय के लिए दिया है, तो 2 साल के लिए दिया है और 2 साल में ये हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितने का दे रहा है, तो 1050 का। ठीक है, साथ में ये जो पैसा है दोनों में बराबर पैसा, इक्वल सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड। जो प्रिंसिपल यहाँ है वही प्रिंसिपल यहाँ है। यहाँ जो रेट है वो 10% का है, समय 2 साल का है तो वो इतने का ब्याज दे रहा है और यहाँ जो रेट है वो 12% का है। कहा गया हाउ मच इंटरेस्ट इज अर्न्ड इन स्कीम में बी आफ्टर 2 ईयर, तो इसमें बोला गया है कि इसमें 2 सालों के बाद कितने का ब्याज होगा। शायद मुझे लगता है अब आप लोग सवाल को समझ पाए होंगे। दोनों जगह पैसा बराबर, ठीक है, दोनों जगह समय भी बराबर। बस कहा गया यहाँ 10% के रेट से इतने सालों के लिए पैसा दिया है तो ब्याज इतने का आ रहा है। अगर 12% के हिसाब से 2 सालों के लिए देंगे तो ब्याज कितने का आएगा। कॉमन सेंस की बात है, बड़े आराम से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है अगर आपको पता हो तो। ये जो 1050 है ये क्या है, तो ब्याज है, तो लिखेंगे 1050। ये कितने परसेंट का मान है, तो 10% के हिसाब से 2 सालों का मान है। 10% के हिसाब से किसी पैसे को 2 सालों के लिए देते हो तो कितने का ब्याज बनता है, 21% का बनता है। याद है ना, 10% का 2 साल का सक्सेसिव कितना होता है, 21%। ठीक है, और अब हमें बोला गया है कि 12% के हिसाब से यदि आप किसी पैसे को 2 सालों के लिए दोगे तो कितना होगा। 12% का 2 साल का सक्सेसिव 25.44 होता है। कितना होता है, 25.44। पता है ना कैसे, 12% और 12% का सक्सेसिव, तो पहले दोनों को जोड़ दो, दशमलव लगाओ, फिर गुना कर दो,
ठीक है, ये एक इसको ट्रांसफर कर दो 25.44, यानी हमें कितने की वैल्यू पता करनी है, तो इतने की। यानी अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं सवाल को देखकर बस मैं इतना ही काम करता और बस इतना सॉल्व करता, मुझे बाकी चीज़ों से किसी से कोई मतलब नहीं होता क्या का है। मैं बस बोलता कि देखो ये जो मान दिया गया है वो 21% का है और हमें जो निकालना है वो 25.44 की वैल्यू निकालनी है। बस मैंने इतना ही सॉल्व करता और आंसर आ जाता। 21 से काटते तो ये 50 बार में कटता, इसका 5 गुना करेंगे, 4 × 5 20 का 0, 2 हाथ में, 5 के 20, 2 22 का 2, 2 हाथ में 25, 27 का 7, 2 हाथ में 10 और 12, यानी ये हमारा हो जाएगा। दशमलव के बाद 2 स्थान है, 1 0 कैंसिल करेगा, एक यहाँ पर 1272 जो है वो हमारा कुल मिलाकर आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही उत्तर है। तो मेंस का क्वेश्चन था, बस इतना ही सॉल्व करना था। ये सब तो फर्जी बातें थी, इनकी आवश्यकता भी यहाँ पर नहीं थी। ठीक है, इनकी कोई दूर दूर तक आवश्यकता नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 160, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा गया वो देखिए। सवाल में कहा गया है कितना पैसा है आपके पास टोटल कुल मिला के, तो कहा गया है कि अ सम ऑफ 7500 अमाउंट टू 8748 आफ्टर 2 ईयर एट अ सर्टेन कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पर एनम। यानी आपके पास इतना पैसा है और ये 2 सालों के बाद ये इतना रुपए हो जाता है, तो क्या रेट नहीं निकाल लेंगे रेशियो मेथड से? बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो रेशियो मेथड लगा के रेट निकाल लीजिएगा। ठीक है, कहा गया व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 4 होल 3/5 ईयर एट डबल द अर्लियर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो पहले यहां से सॉल्व करना है और सॉल्व करके क्या करना है? रेट पता कर लेना है। फिर इसी पैसे को, ठीक है, इतने समय के लिए जो भी रेट आया उसके डबल से देंगे तो साधारण ब्याज कितना निकलेगा ये कैलकुलेट करना है। ये सवाल हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, ये आप लोग बना लीजिएगा। सीधा यहां से दोनों का रेशियो निकालिएगा, रूट करिएगा तो आपका जो है रेट आ जाएगा। प्रिंसिपल दिया ही है, रेट आ ही जाएगा, समय दिया ही है, साधारण ब्याज पूछा है, कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर जो है क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 161 देखिए। चलिए ये भी क्वेश्चन देखिए। अभी क्वेश्चन में क्या कहा गया, सवाल में कहा गया 161 में, ठीक है। एक मेरे भाई बोलते हैं कि सर क्यूमुलेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? क्यूमुलेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया या सक्सेसिव हो गया, दोनों के दोनों एक ही हैं आपके, इसमें कोई फर्क नहीं है। सवाल की भाषा अलग अलग होती है, ठीक है। जनरली किरण विरण की जब आप किताबें लगाते हो ना तो उसमें ये सब क्यूमुलेटिव रेट और ये सब दिया होता है। क्यूमुलेटिव हो गया, इफेक्टिव हो गया, तो असल में उनमें सक्सेसिव ही लगाना होता है। ठीक है मेरे भाई मलिक साहब, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 161 नंबर सवाल क्या कहा है, सेम 160 नंबर का ये फोटोकॉपी है। जिस तरीके से 160 नंबर सवाल में दिया गया था कि देखो इतना पैसा इतना बन जाता है 2 सालों में, तो वही पैसा डबल रेट से इतने सालों में कितने का साधारण ब्याज देगा। 161 में भी वही सवाल, एकदम डिट्टो फोटोकॉपी, कि तुम्हारा इतना पैसा इतना बन जाता है 2 सालों में, तो वापस से रेशियो लगाओगे, रेशियो लगाकर रेट निकालोगे, ठीक है। और उसके बाद कहा गया है व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, रेट निकाल लोगे। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम फॉर इतना ईयर एट सेम रेट, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा रेट आ जाएगा, ये प्रिंसिपल है, रेट आ ही जाएगा, समय दिया ही गया है, तो साधारण ब्याज पता कर लेना। क्वेश्चन नंबर 161 भी हमारे तरफ से गृह कार्य है, होमवर्क है, ये आपको करना है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 162 क्या कहा गया, बहुत ही प्यारा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कराने लायक है, ये एक नए कंसेप्ट पर है और मैं इसी का वेट कर रहा था। सवाल में कहा गया डिवाइड ₹66,300 बिटवीन ए एंड बी इन सच अ वे that amount that A receive after 8 year is equal to amount that B receive after 10 year with compound interest being compounded annually at a rate of 10% per annum। ये सवाल सीजीएल के इसी बार के 20 अप्रैल 2022 को पूछा गया सवाल है, अभी से आपके कुछ मंथ पहले, ठीक है। तो अब मुझे बताइए एक बात, ये सवाल, ऐसे सवाल आपके क्या पूछे जाते हैं पेपर में जो फेमस टाइप होता है। कहा जाता है कि देखो 2 बेटे हैं, ठीक है, एक बेटे की उम्र 13 साल की है, दूसरे बेटे की उम्र 15 साल की है। दोनों के बैंक में कुछ पैसा जमा किया जाता है। दोनों का जब उम्र बराबर, यानी जब दोनों 21 साल के हो जाते हैं,
ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर उनको इक्वल अमाउंट प्रदान किया जाता है। तो बताओ दोनों का प्रिंसिपल कितना कितना का था। ठीक, ऐसा क्वेश्चन हो जाता है। या जैसे यहाँ पर कहा गया है कि 66,300 रुपए को ए और बी में भाग कर दिया गया। ए को कितना मिला नहीं पता, बी को कितना मिला नहीं पता, लेकिन पैसे को डिवाइड किया गया इस तरीके से कि ए रिसीव आफ्टर 8 ईयर, जो अमाउंट जो ए को 8 सालों के बाद मिलेगा वो बराबर होगा जो बी को अमाउंट मिलेगा 10 सालों के बाद। ठीक है, ए का जो अमाउंट है 8 सालों के बाद और बी का जो अमाउंट है 10 सालों के बाद, ये दोनों के दोनों अमाउंट क्या होंगे, तो बराबर होंगे। ठीक, यानी इनका अमाउंट बराबर है। याद करो वो दिन सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक, जहां पर हमने दो टॉपिक पढ़ाए थे, कंसेप्ट ऑफ इक्वल इंटरेस्ट एंड कंसेप्ट ऑफ इक्वल अमाउंट। याद है ये दो बातें। कंसेप्ट ऑफ इक्वल इंटरेस्ट में क्या करते थे, पहले व्यक्ति का ब्याज निकालते थे, दूसरे का ब्याज निकालते थे और दोनों को बराबर करते थे, तो प्रिंसिपल की वैल्यू या प्रिंसिपल का रेशियो आता था। फिर उस रेशियो को हम कहते थे कि ये इतना रेशियो इतने के बराबर है, तो अलग अलग प्रिंसिपल्स की वैल्यू निकालते थे। फिर उसी में एक और टॉपिक पढ़ा था, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट की शीट देखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट में भी मैंने आपको दो केसेस कराए हैं, एक कंसेप्ट ऑफ इक्वल इंटरेस्ट और एक कंसेप्ट ऑफ इक्वल अमाउंट। वहां कंसेप्ट ऑफ इक्वल अमाउंट में भी क्या करते थे, पहले व्यक्ति का अमाउंट निकालते थे, दूसरे का निकालते थे, दोनों को बराबर करते थे, प्रिंसिपल के रेशियोज आते थे, जो दोनों ये टोटल पैसा दिया गया होता था, फिर उसको उन रेशियो में हम बांट देते थे। तो सेम टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट में भी था, सेम टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट में भी है। वहां पर भी कंसेप्ट ऑफ इक्वल इंटरेस्ट और कंसेप्ट ऑफ इक्वल अमाउंट था, यहां पर भी कंसेप्ट ऑफ इक्वल इंटरेस्ट और कंसेप्ट ऑफ इक्वल अमाउंट है। तो ये जो क्वेश्चन है ये कंसेप्ट ऑफ इक्वल अमाउंट का क्वेश्चन है, जहां पर अमाउंट बराबर होता है। तो जब भी मेरे भाई यहां पर ये क्वेश्चन आप पढ़ो ना कि आपका कोई व्यक्ति का पैसा 5 सालों के बाद जो मिलेगा और किसी व्यक्ति का पैसा 8 सालों के बाद जो मिलेगा वो दोनों बराबर होगा, यानी उनके अमाउंट को बराबर करने की बात की जा रही है। तो अमाउंट को बराबर कैसे किया जाता है या अमाउंट की वैल्यू क्या होती है, तो जैसे मेरे भाई यूं बात समझ लो कि अगर आपका प्रिंसिपल P है, रेट आपका R% है, समय आपका T है, तो जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 का पावर T। ये हमारा अमाउंट का फॉर्मूला होता है। बचपन में हमने इस फॉर्मूले को पढ़ा था और उसके बाद यहाँ पर आज इसकी ज़रूरत पड़ेगी। याद है बचपन में जब मास्टर साहब क्लास में आते थे, टीचर साहब आपके, और उसके बाद बोलते थे बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है, और NCERT या लेकर कोई भी किताब होता था तो उसमें ये वाला फॉर्मूला दिया गया होता था। यहाँ तक कि जो हमारा फॉर्मूला बुक आ रहा है उसमें भी हमने ये फॉर्मूला छपवाया है। तो ये क्या फॉर्मूला बताता था, ये फॉर्मूला हमारे अमाउंट यानी मिश्रधन के बारे में बताता है कि जो हमारा अमाउंट होगा बराबर होगा प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 के पावर T के, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम। ठीक, तो सेम तरीके से यहां पर कहा गया है कि पहले व्यक्ति का अमाउंट दूसरे व्यक्ति के अमाउंट के बराबर है। तो पहले तो हम जानेंगे कि पहले व्यक्ति का अमाउंट होगा कितना। तो मान लो पहले व्यक्ति के प्रिंसिपल को हम P1 मान लेते हैं, तो उसका यहां पर देखो अमाउंट कैसे निकलता है पता है ना, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 का पावर T। तो मान लेते हैं पहले व्यक्ति का अमाउंट निकालना है, तो पहले व्यक्ति का प्रिंसिपल हो जाएगा P1, 1 प्लस रेट कितने का है, दोनों का रेट 10% का है, तो 1 + R/100 का पावर कितना हो जाएगा, पहले वाले व्यक्ति को 8 साल के लिए पैसा दिया है, तो ये पहले वाले व्यक्ति का अमाउंट हो जाएगा P1 इंटू 1 + R/100 का पावर T। दूसरे वाले व्यक्ति का पैसा कितना है, तो मानो उसको P2 नाम का पैसा मिला है, तो P2 इंटू 1 + R/100 का पावर कितना हो जाएगा, तो T हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ, यानी इसके पैसे को 8 साल के लिए, इसके पैसे को 10 साल के लिए। ये पहले व्यक्ति का अमाउंट है, ये दूसरे व्यक्ति का अमाउंट है। क्या दोनों का अमाउंट बराबर है, तो बोलोगे हाँ सर, यानी ये दोनों वैल्यू मेरे भाई क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, 0 से 0 खत्म। ये क्या हो जाएगा P1, ठीक है, 1 + 1/10, तो 10 एकम 10 कितना हो जाएगा, 11/10 का पावर कितना हो जाएगा, 11/10 का पावर 8। और यहाँ बोलोगे सर P2 1 प्लस, देखो ये खत्म, 1 + 1/10, एक में 1/10 को जोड़ेंगे तो 11/10 आएगा, और 11/10 का कितना पावर, 10 पावर। ठीक है, 11/10 का कितना पावर, 10 पावर। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आप थोड़ा सा यहाँ कॉमन सेंस लगाओ
तो आप बोलोगे सर देखो बहुत ही आसान भाषा में 11/10 के कितने पावर है 8 और 11/10 के कितने पावर है 10 पावर हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ x का पावर 8 है और यहाँ x का पावर 10 है, तो ये इसके कितने पावर को काट देगा 8 पावर को, कितना छोड़ेगा बस 2 पावर, यानी यहाँ के x के 10 पावर में 8 पावर को ये डिवाइड कर देगा। तो उसी तरीके से 11/10 के 8 पावर यहाँ है, तो ये पूरा का पूरा जो है इसको काटेगा और कितना बचेगा, तो बोलोगे सर 11/10 के पावर, ठीक है आप सिर्फ पावर को काटेगा, ये पूरा का पूरा जो है ना ये पूरा काटेगा और 10 को काटेगा, सिर्फ 2 पावर बचने वाला है। तो बोलोगे सर P1 को हम P1 रहने देते हैं, P2 को हम यहाँ रहने देते हैं और यहाँ 11/10 का होल स्क्वायर बन जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा और 10 का स्क्वायर हमारा 100 हो जाएगा। यानी इन जो दो बच्चों को पैसा मिला होगा वो किस रेशियो में, तो 121/100 में। किस रेशियो में मेरे भाई यहाँ पर मिला होगा, तो 121/100 में। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात, यहाँ कितना हो जाएगा 121/100 में पैसा मिलेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं पहले वाले बेटे को पैसा कैसे निकालोगे। तो देखो जो भी तुम्हारे पास पैसा है 66300, यही पैसे की आपने 2 टुकड़े किए थे और उसको आपने इन 2 रेशियो में बांटा था, यानी ये जो पैसा है ये कितने की वैल्यू है, तो बोलोगे सर ये 221 की वैल्यू है। हमें कितने की पता करनी है, तो हमें जो है यहाँ पर 121 की वैल्यू पता करनी है, तो 121 से गुना करेंगे। ये हमारा P1 हो गया कि जो भी पैसा है वो 221 यूनिट का मान है, जो भी पैसा है वो 221 यूनिट का मान है। हमें कितने का पता करना है, तो हमें 121 का मान पता करना है। 221 से काटो 3 बार में, ठीक है, और गुना करो। 121 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 363,000। ये पहले वाले को पैसा मिलेगा। दूसरे वाले का पैसा कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर ये जो भी पैसा है 66300, ये कितने की वैल्यू है, तो ये हमारा 221 का वैल्यू है। पता कितने का करना है, 100 यूनिट का मान, तो काटेंगे 221 से काटो 3 बार में, तो बोलोगे सर 30000, ये हमारा दूसरे का पैसा है। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने कहा कि देखो इसका अमाउंट P1 × 1 + r/100 का पावर t और इसका अमाउंट P2 × 1 + r/100 का पावर t। ये 11/10 का पावर 8 है, 11/10 का पावर 10 है, तो यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ 2 पावर बचेंगे। P1/P2 का जो रेशियो है 121/100 आ जाएगा। यानी ये जो पैसा है, इस पैसे को टोटल हम 221 यूनिट में भाग करने वाले हैं। तो जो पैसा है वो 221 यूनिट का मान है, हमें 121 का निकालना है, तो ये आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से जो पैसा है वो 221 का मान है, 100 का निकालना है, तो आंसर हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। सर वो पावर कैसे कट हुआ, दोबारा समझा दो। अरे यार पावर मतलब कैसे कट हो गया, असल में हमने क्या किया पता है, आप मेरी बात को समझ ही नहीं पाए। जैसे मानो कि मैं कह रहा हूं कल के दिन 5 × x का पावर 4, ठीक है, बराबर है यूं समझ लो 6 × x² के, या फिर 9 × x का पावर 4 बराबर होगा एक तरीके से x के पावर 6 के। मानो मैंने ऐसा कह दिया, तो यार ये x का पावर 4 जो है इसमें से इसके 4 पावर और यहाँ इसके 6 पावर हैं। तो असल में क्या होता है वो समझो। तो असल में हम इस 9 को यहीं पर रहने देते हैं, यहाँ x का पावर 6 है, ये x का पावर 4 नीचे चला जाता है। फिर उसके बाद यहाँ क्या होता है, तो 9 को यहीं रहने देते हैं। आपको पता है कि ऊपर पावर प्लस में है नीचे, तो ये क्या हो जाता है x का पावर 6 और ये पावर जब ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है। फिर हम कहते हैं 9 बराबर x का पावर 6 - 4 2। या तो आप इसको समझने के लिए ऐसे समझ लो जो एकदम बेसिक होता है तरीका, और नहीं तो आप ऐसे कह लो कि यार इसके पास 4 पावर है, इसके पास 6 पावर है, तो इसका 4 पावर इसके 4 पावर को काट देगा और बस यहाँ पर x² ही बचेगा, 2 पावर ही बचेगा, आप ऐसे कह लो। तो वही बात मैंने यहाँ पर कहा कि मेरे भाई यहाँ 11/10 के 8 पावर हैं, यानी 8 लोग हैं और यहाँ 10 लोग हैं, तो ये 8 लोग इसके 8 लोगों को खत्म कर देंगे, सिर्फ कितना बचने वाला है, 2 बचने वाला है। ठीक, अब यहाँ पर हम इसका एक शॉर्टकट भी समझते हैं कि इसका यहाँ पर शॉर्टकट हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है तो आपको पता है कि मेरे पास उसका शॉर्टकट होता है, बिना शॉर्टकट के तो सवाल को हम लोग बनाते हैं ही नहीं। ठीक है, बिना ट्रिक के सवाल बनता है, कभी नहीं बनता। तो इसका शॉर्टकट सीखिए, आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए। ठीक, अब आप इस सवाल में देखेंगे तो आप बोलेंगे
और शॉर्टकट क्या सीखेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पर जो है ना शॉर्टकट के आप सीधा ये वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये वैल्यू सीधा यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं, P1 अपॉन P2 का जो ये रेशियो है सीधा सीधा निकाला जा सकता है। वो कैसे निकाला जाएगा, तो आप बोलेंगे सर देखो बड़ा सिंपल सा बात है, ऐसे समझो। दो लोग हैं ना यहाँ पे, एक A है और एक B है, ठीक। A के पैसे 8 साल लगते हैं, B के पैसे 10 साल लगते हैं, फिर भी अमाउंट बराबर होता है, फिर भी अमाउंट बराबर होता है। जैसे मानो मैं हूं और आप हैं, मैं बैंक में 8 साल के लिए पैसा दे रहा हूं, आप 10 साल के लिए दे रहे हो, लेकिन मैं 8 साल में उतना कमा ले रहा हूं जितना आप 10 साल में कमाते हो। मैं 8 साल में उतना कमा लेता हूं जितना आप 10 सालों में कमाते हो, यानी मैंने बैंक में पैसे ज़्यादा दिए हैं और आपने बैंक में पैसे कम दिए हैं। ठीक है, मैंने बैंक में पैसे ज़्यादा दिए हैं, आपने बैंक में पैसे कम दिए हैं, यानी मेरा प्रिंसिपल ज़्यादा है, आपका प्रिंसिपल कम है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे देखो सर दो लोग हैं, तो पहले का प्रिंसिपल P1 मान लेते हैं यानी PA कह लो, और दूसरे का प्रिंसिपल PB मान लेते हैं, ठीक। रेट को पकड़ो, यहाँ पर रेट कितना है तो 10% है। रेट को पकड़ो कितना है 10%। इस 10% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालो तो 1/10 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा, जिसके पैसे कम साल के लिए लगते हैं और जिसके पैसे ज़्यादा साल के लिए। तो मुझे बताओ यहाँ पर A का पैसा 8 साल के लिए लग रहा है और B का पैसा 10 सालों के लिए, यानी B ने कम पैसे लगाए हैं और A ने ज़्यादा पैसे लगाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर देखो 1/10 आ रहा है ना, तो B को कितना रुपया मिला 10, तो A को 10 में एक ज़्यादा यानी 11 मिलेगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। ये बात समझो, B के पैसे कम लगे हैं, A के पैसे ज़्यादा लगे हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ समय का अंतर देखो, तो इसके पैसे 8 साल लगे, इसके पैसे 10 साल लगे, इसका जो डिफरेंस है वो कितने का है, तो बोलोगे सर 2 साल का है। इनका डिफरेंस कितने का है, 2 साल का है, तो इसके ऊपर पावर कितना लगा दो, 2 लगा दो। 11 का स्क्वायर कितना 121 और 10 का स्क्वायर कितना तो 100, यानी आप ये बोलोगे कि सर A को इतना यूनिट पैसा मिला और B को इतना यूनिट पैसा मिला, यानी टोटल इसको 121 यूनिट और इसको 100 यूनिट, टोटल कितना 221 यूनिट। इस 221 यूनिट का मान कितना है तो 66,300 है, यानी यहाँ पर बोलेंगे 66,300 जो है वो कितने की वैल्यू है, तो वो हमारी यहाँ 221 यूनिट की वैल्यू है। अगर A का निकालना है तो 121 से गुना करेंगे और अगर B का निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, काम खत्म। ये सीधा शॉर्ट में आप लगा सकते हो। माधुरी कुमारी कहती हैं 100 और 121 को क्यों जोड़े हैं। माधुरी जी, इसी पैसे को तो आप A और B में बांट रहे हैं। मेरे पास 10 रुपए हैं और उस 10 रुपए को मैं बांटना चाहता हूं। आप ऐसे समझ लो मेरे पास 221 रुपए हैं और उस 221 रुपए को मैंने A और B में बांटा है, तो A को कितना जाएगा 121 रुपए और B को कितना जाएगा 100 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था कि A अपॉन B का रेशियो अगर मानो 3/4 आता है, मेरे पास 7,000 रुपए हैं, तो 7,000 के 7 टुकड़े करूंगा, 3 टुकड़े A के पास जाएंगे, 4 टुकड़े B के पास, यानी 7,000 7 की वैल्यू होती है, तो 1 की वैल्यू 1000, 3 की वैल्यू 3000, 4 की वैल्यू 4000। हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, ताकि प्रिंसिपल के रेशियो को पता कर सकें। आपको यही नहीं पता आपने सामने वाले को कितना कितना पैसा दिया, तो आप आंसर क्या दोगे, कैसे दोगे आंसर। तो आपको तो पहले प्रिंसिपल का रेशियो पता करना पड़ेगा ना। तो ये जो मेथड है ये प्रिंसिपल के रेशियो को ही बताता है कि किसके पास कितने रुपए हैं। इसके पास 121 यूनिट था, इसके पास 100 यूनिट था, कुल मिलाकर हो गए 221 यूनिट, यानी जो पैसा है वो 221 यूनिट का मान है और हमें कितने का निकालना है 121 का, तो 121 से गुना किया। ठीक है, क्लियर है, बताइए। कोई दिक्कत की बात बताओ, यहाँ पे कोई परेशानी की बात। चलिए आ जाइए, समझ में आना। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, दो लोग हैं, ठीक है, दोनों के पास अलग अलग पैसा जमा है, दोनों को सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जमा है, तो उस केस में हमने उनकी वैल्यूज को निकाला। अब आपको और थोड़ा सा हम कंफर्म करवाएंगे, थोड़ा सा इस सवाल को हम आपको पक्का और करवा देंगे। जैसे ये सवाल जो है आपको 20 अप्रैल 2022 को पूछा गया था ना, तो एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न पर हम आपको करवाते हैं जो आपके यहाँ पर 18 अप्रैल 2022 को पूछा गया।
ठीक, सेम यहाँ पर भी सेम तरीके से क्वेश्चन आपका कहा गया है। कहा गया है कि देखो जोसेफ ने टोटल 52,500 रुपए को बैंक में जमा किया, और कितने, तो दो बेटियों के बैंक में जमा किया। पहले की उम्र 15 साल है, दूसरे की उम्र 16 साल है। इस तरीके से कि दोनों को इक्वल अमाउंट मिलेगा। कब, जब वो 18 साल की हो जाएंगी तब। जब वो 18 साल की हो जाएंगी तो दोनों को यहाँ पर इक्वल अमाउंट मिलने वाला है, यानी पहले वाले का अमाउंट और दूसरे वाले का भी अमाउंट क्या हो जाएगा, बराबर। कहा गया कि यदि बैंक उनको 10% का रेट देता है, देन व्हाट इज द अमाउंट दैट जोसेफ हैज डिपॉजिटेड इन द नेम ऑफ हिज यंगर डॉटर। तो छोटी वाली बेटी के नाम पर कितने पैसे जमा हुए। ठीक, अब आप मुझे बताइए यहाँ पर उनकी कितनी बेटी हैं, दो बेटी हैं, दोनों के पैसे दोनों के नाम पर बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं, बिल्कुल। तो सबसे पहले आप रेट को लिखिए, तो आप रेट को लिखेंगे तो बोलेंगे 10%। 10% की वैल्यू कितनी है, तो 1/10 है। कोई परेशानी की बात, ठीक है। पहली वाली बेटी की उम्र 15 साल की है, दूसरी वाली बेटी की उम्र 16 साल की है, ठीक है। जब दोनों के दोनों 18 साल के हो जाएंगे ना, तो दोनों को पैसा मिलेगा। तो यानी पहली वाली बेटी का पैसा बैंक में कितने सालों तक चलेगा, 3 सालों तक। और दूसरी वाली बेटी का पैसा जो है वो बैंक में कितने सालों तक चलेगा, 2 सालों तक। समझ में आ रहा है मेरे भाई यहाँ पर बात, ठीक है। कोई परेशानी की बात है यहाँ पर, बताइए जल्दी से। बोलेंगे नहीं सर कोई परेशानी की बात नहीं है। इसका पैसा बैंक में 3 साल चलने वाला है, इसका पैसा बैंक में 2 साल चलने वाला है। या तो हम ऐसे कर लें, नहीं तो हम यहाँ पर जो है सिंपल इतना बात समझेंगे कि हमने आपको क्या सिखाया था, तो हमें आपको शॉर्टकट सिखाया था। और शॉर्टकट में हमने आपको क्या सिखाया था, तो शॉर्टकट में हमने आपको यहाँ पर ये कहा था कि पहले आप रेट को फ्रैक्शन में लिख लेना। तो आपने यहाँ रेट को फ्रैक्शन में लिख लिया। अब उसके बाद आपके पास यहाँ दो लोग हैं। मान लो कि एक छोटी वाली बेटी है, तो यहाँ पर उसको लिखेंगे यंगर वाइफ, और यंगर वाली मतलब छोटी वाली बेटी, ठीक है। और यहाँ पर जो बड़ी वाली बेटी है उसको बी का नाम देंगे। ऐसे समझ लो, छोटी वाली को सी नाम दे दो, बड़ी वाली को बी नाम दे दो। आप ऐसे कह लो, ठीक, कि छोटी वाली को सी और बड़ी वाली को बी, ठीक है। अब यहाँ पर यूं समझ लो कि छोटी वाली की उम्र है आपकी 15 साल और बड़ी वाली की उम्र है आपकी 16 साल, और दोनों को 18 साल पे पैसे बराबर मिलने हैं। यानी इसके पैसे बैंक में 3 साल रहेंगे, इसके पैसे बैंक में 2 साल रहेंगे। अब खुद यहाँ पर सोचो, दो ऐसे लोग हैं, ये व्यक्ति 3 साल तक मर के कमाता है, 3 साल तक अपने पैसे को बैंक में रखता है, तो इसको कुछ अमाउंट मिलता है। और ये व्यक्ति मात्र 2 सालों में उतना अमाउंट कमा लेता है जितना इस व्यक्ति ने 3 सालों में कमाया है। यानी इसने बैंक में थोड़ा सा पैसा जमा किया था और इसने एक ही बार बैंक में बहुत ज़्यादा पैसा जमा कर दिया। यानी इसका पैसा कभी भी ज़्यादा होगा। बड़ी वाली बेटी का जो पैसा है वो ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि उसके पैसे कम समय के लिए हैं, ठीक है। जिस भी व्यक्ति के पैसे बैंक में कम समय के लिए रहते हैं तो उसके पास ज़्यादा अमाउंट होता है, और जिस भी व्यक्ति के पैसे बैंक में ज़्यादा समय के लिए रहते हैं यानी उसके पास पैसा कम होता है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर हमने रेट को 10% तोड़ा, 10% का मतलब 1/10 हो गया। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि छोटी वाली के पास कितना रुपया है, तो छोटी वाली के पास 10 रुपया है। क्यों 10 रुपया है, क्योंकि इसके पैसे बैंक में ज़्यादा समय के लिए रह रहे हैं, ठीक। उसके बाद बड़ी वाली के पास कितना है, तो 10 में 1 ज़्यादा यानी 11 है, ठीक है। कितना है, 11 है। अब यहाँ पर हम इनका पावर कितना देंगे, तो इनका पावर हम उतना ही देंगे जितना इनके अपने एज का गैप है। ये 15 साल की है, 16 साल की है, डिफरेंस कितने का है, 1 का है। अगर डिफरेंस 1 का है तो पावर भी कितना देंगे मेरे भाई, तो 1 देंगे। डिफरेंस 2 का होता पावर 2 देते, डिफरेंस 3 होता पावर 3 देते, डिफरेंस 4 होता पावर 4 देते हैं, ठीक है। यानी असल में जो पैसा है वो 10 और 11 के रेशियो में बांटा जाएगा, जिसमें छोटी वाली बेटे को 10 यूनिट मिलेगा, बड़ी वाली को 11 यूनिट मिलेगा। मुझे यहाँ पर कहा गया है कि छोटी वाली बेटी को कितना पैसा दिया जाना है, यानी हमें सी की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या बोलेंगे, जो भी पैसा यहाँ दिया गया है, ये जो 52,500 है, ये 52,000 क्या है, तो ये टोटल अमाउंट की वैल्यू है। दोनों के पास जो पैसा गया उसकी वैल्यू है। इसके पास 10 यूनिट है, इसके पास 11 यूनिट है, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया, तो बोलोगे सर ये जो पैसा है टोटल वैल्यू 21 यूनिट की हो गई। टोटल कितने की हो गई, 21 यूनिट की। ये तो टोटल का वैल्यू है ना सर, 11 + 10 21 यूनिट की वैल्यू है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, छोटी वाली की निकालनी है। छोटी वाली के पास कितना यूनिट है, 10 यूनिट है, तो इसको किससे गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे। 21 से काटोगे तो 21 से काटोगे 21 का 2 गुना 42 और 5 बार में और 00, तो यहाँ पैसा कितना आ जाएगा, तो 25,000 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। मात्र आप सवाल को 2 लाइन में सॉल्व कर पाओगे अगर आपको सही अप्रोच और सही कंसेप्ट पता है तो।
लेकिन अगर आपको सही अप्रोच है, सही कंसेप्ट नहीं पता है, तो भूलते रहोगे, भटकते रहोगे इसी तरीके से, लेकिन पेपर सॉल्व नहीं होगा। तो ध्यान रखना था यहाँ पे। लाइफ में कभी भी इस बात को ध्यान रखना, इक्वल कंपाउंड इंटरेस्ट वाले केस में जब भी किसी पैसे को दो अलग अलग लोगों में दिया जाता है और दोनों से हमें बराबर यहाँ पर जो है वो ब्याज मिलता है, सॉरी बराबर अमाउंट मिलता है, ठीक है, तो बराबर अमाउंट मिलता है, तो यहाँ पर बराबर अमाउंट वाले केस को हम कैसे लिखते हैं, तो इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि जिसके पैसे बैंक में ज़्यादा समय के लिए थे तो उसने पैसा कम लगाया था, जिसके पैसे बैंक में कम समय के लिए थे उसने पैसे ज़्यादा लगाए थे। कम वाले के पैसे ये हो जाते हैं, ज़्यादा वाले का पैसा ये हो जाता है। पावर इसमें उतना चढ़ाते हैं जितना उनके उम्र का गैप होता है। 1 साल का गैप था तो 1 लगाएंगे, 2 का गैप था तो 2 लगाएंगे, यानी जो भी पैसा है उसको इस रेशियो में बांट देना था, बन जाता है, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती है और आंसर दे देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत की बात? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सारे के सारे जितने भी बाद वाले क्वेश्चंस है ना, सारे के सारे मिसलेनियस के क्वेश्चंस है और जबरदस्त क्वेश्चन है। 160 से ऊपर जितने भी शीट में आपके क्वेश्चन दिए गए हैं भौकाल क्वेश्चन है मेरे भाई। यहाँ पे सर 11/10 और 10/11 में कंफ्यूज हो गया। अरे रवि चौधरी बाबू हमारे, तुमको कितना बार समझाया, मेरा शब्द तुम नहीं सुनता है यार, खतरनाक आदमी है तुम। कंफ्यूज क्या होना था, लिखने के तरीके थे, मैं तरीका बदल देता हूँ। यहाँ पर लो, इस तरीके को मैं बदल दे रहा हूँ, मैं ऐसे लिख देता हूँ, मैं बी को ऊपर लिख देता हूँ, सी को नीचे लिख देता हूँ। लो छोटी वाली को कितना मिल गया 10 और बड़ी वाली को 10 में 1 ज्यादा है 11 मिल गया। लो अब सही है, अब बोलो ये ज्यादा सही लग रहा है ना, ठीक है ना, अब तो कोई दिक्कत की बात यहाँ। बस इतना ध्यान रखना है, जिसने पैसे ज्यादा समय के लिए बैंक में जमा किया है उसके पैसे कम होंगे। पीछे वाले क्वेश्चन में देखो, पीछे वाले क्वेश्चन में इस भाई साहब बी वाले का पैसा 10 सालों तक था बैंक में, 10 सालों तक था, यानी इसने पैसे कम लगाए हैं, तो इसीलिए बी का पैसा कभी भी कम होगा। ए ने पैसे मात्र 8 साल के लिए लगाए थे, यानी कम समय के लिए लगाए थे, तो इसका पैसा ज्यादा समय के लिए होगा, तो इसीलिए ए का पैसा 10 + 1 11 तो आ जाएगा। जिसका समय ज्यादा उसका पैसा कम, जिसका समय कम उसका पैसा ज्यादा, ठीक। उसी तरीके से अगले सवाल में, इन मोहतरमा की उम्र 15 साल है और इनकी उम्र 16 साल है। ये बैंक में कितने सालों तक पैसा जमा करेंगी 3, और ये बैंक में कितने सालों तक 2, यानी इसका समय कम है, इसका समय कम है, इसका समय कम तो इसका पैसा ज्यादा, और इसका समय ज्यादा तो इसका पैसा कम। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे? जिसका समय कम होता है उसका पैसा ज्यादा, और जिसका समय ज्यादा होता है उसका पैसा कम। बस कंफ्यूज ही नहीं होना, ठीक है। क्लियर है? बताओ। आप ऐसे भी यहां पर कर सकते थे कि देखो जिसका समय ज्यादा, ये 16 साल वाला व्यक्ति है, तो 16 साल वाला व्यक्ति है यानी इसके पास क्या होगा, ठीक है, समझ गए ना आप यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा गया है, ए एंड बी टुगेदर बोरो अ सम ऑफ 15,750 एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% पर एनम इन सच अ वे दैट आई टू सेटल द लोन ए पेड एज मच अमाउंट आफ्टर 3 ईयर एज बी पे आफ्टर 4 ईयर फ्रॉम द डे ऑफ बोरोइंग सम इज। सेम सवाल डिट्टो, एक और क्वेश्चन फोटोकॉपी उसी का, कि ए और बी दोनों मिलकर इतना रुपया उधार लेकर आते हैं 51,750, दोनों मिलकर 51,750 लेकर आते हैं कि नहीं, तो बोलोगे हाँ सर, इतना पैसा वो उधार लेकर आ गए, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, कहा गया यहाँ पर कि यहाँ पर जो मेरे भाई है, यहाँ सवाल में पढ़ो क्या कहा गया, कि ए और बी ने एक साथ 7% प्रति वर्ष की दर से 51,750 की राशि उधार ली, ठीक। ऋण चुकता करने के लिए ए ने उधार लेने वाले दिन से 3 वर्ष के बाद उतनी ही राशि का भुगतान किया जितनी राशि का भुगतान बी ने 4 वर्षों के बाद किया, यानी ए ने 3 सालों में उतना ब्याज दिया जितना बी ने 4 सालों में दिया। समझ में आ रहा है मेरी बात यहाँ पर? तो कहा गया ए द्वारा उधार ली गई राशि, मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहला कदम क्या होता है, रेट को तोड़ो, तो 7% को फ्रैक्शन में तोड़ो, 7% को फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 7/100 आ जाएगा। पहला कदम तो रेट को तोड़ना होता है, वो आपने तोड़ दिया यहाँ पर, ठीक। अब दूसरा कदम क्या होता है, तो दूसरा कदम यहाँ देखो, मैंने कहा 2 लोग हैं, ए भी है और बी भी है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर, ठीक है,
किसका पैसा ज्यादा लग रहा है या किसने पैसे को ज्यादा समय के लिए लगाया है। तो बोलोगे सर देखो, ए ने जो पैसा दिया है वो 3 सालों के लिए और बी ने जो पैसा दिया है 4 सालों के लिए, यानी बी ने लंबे समय तक के लिए पैसा दिया है। तो बी ने लंबे समय तक के लिए पैसा दिया है तो बी का अमाउंट छोटा होगा, बी के पास कम पैसा होगा, यानी बी के पास कितना रुपया होगा, तो 100 रुपया होगा। ठीक है, उसके बाद ए ने पैसा कितने सालों के लिए दिया है, 3 सालों के लिए दिया है। ए ने पैसा 3 सालों के लिए दिया है यानी कम समय के लिए दिया है, तो यानी ए के पास ज्यादा पैसे होंगे। कितना होगा, 100 + 7, यानी ए के पास 107 यूनिट होगा। समझ में आ गया बात। जिसका समय ज्यादा उसका पैसा कम और जिसका समय कम उसका पैसा ज्यादा। अब बात आ जाती है इनके पावर की कि इनको हम कितना पावर देंगे। तो इनको हम उतना ही पावर देंगे जितना इनके समय का गैप है। 3 साल और 4 साल का डिफरेंस कितने का होता है, 1 साल का। तो पावर में यहाँ कितना लगाएंगे, 1 लगाएंगे। डिफरेंस 2 साल का होता, पावर में 2 लगाते। डिफरेंस 3 साल का होता तो 3 लगाते। 4 साल का होता 4 लगाते। तो पता चल गया यहाँ पर किसको कितने पैसे हैं। ए को पैसा 107 यूनिट जाएगा, बी को पैसा 100 यूनिट जाएगा। सवाल में किसका अमाउंट पूछा गया है, सम बोरोड बाई ए, यानी ए का पैसा पूछा गया है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ये जो टोटल पैसा है 51,750, ये पैसा किसने लिया था, तो ए और बी दोनों ने लिया था। यानी ये जो पैसा है दोनों का मान है। 100 + 107 यानी कितने का मान है, 207 का मान है। पता किसका करना है, तो पता मेरे भाई यहाँ पर जो है वो ए का करना है, यानी 107 का मान पता करना है। तो इसको किससे गुना करेंगे, 107 से गुना करेंगे। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा जो है वो काटो काटोगे यहाँ पर तो बोलोगे सर देखो 207 से काट रहे हैं तो 207 से ये पूरा कटेगा। देखो एक बार 207 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 414। ठीक है, 17 से 14 गया तो 3 आ जाएगा, 103, 1035 और 207 से फिर 5 बार में यानी 250 साल में जाएगा टोटल। ठीक है, 250 टाइम्स चला जाएगा। जीरो का यहाँ 0 लिख लेंगे। 107 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 535। 535 का 5 लिखेंगे। ठीक है, और 53 हाथ में। 107 का 2 गुना 214 और 214 और 50 कितना, 264, 267। यहाँ 26750 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। समझ गए मेरी बात को। तो देखिए सेम कंसेप्ट लगाया, सेम ट्रिक लगाया और बड़े बड़े सवालों को भी हवा में उड़ाकर फेंक दिया। ये वो सवाल हैं जो सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, इस वजह से इनको हमने मिसलेनियस में रखा। इनके कैटेगरीज अलग होते हैं, इनके टाइप्स अलग होते हैं, इनके पूछने का तरीका अलग होता है, बट फिर भी हमारे पास इनका बेस्ट अप्रोच है। जिसका पैसा कम समय के लिए लगता है यानी उसके पास ज़्यादा पैसा है, जिसका पैसा ज़्यादा समय के लिए लगता है यानी उसके पास कम पैसा है। ठीक है, बी ने ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट किया था इसीलिए इसके पास 100 रुपये हैं। ए ने कम समय के लिए इन्वेस्ट किया था इसीलिए इसके पास 107 रुपये हैं। दोनों के समय का अंतर 1 साल का है तो पावर 1 लगा देंगे। ठीक है, जो टोटल वैल्यू है वो 207 यूनिट की है, हमें 107 का निकालना था, गुना किया, खेल खत्म, आंसर। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा 3-3 एग्जाम्पल के बाद। अगर अब भी नहीं आया होगा ना तो जाएंगे यहाँ से सिग्नेचर ब्रिज पे आज शाम को और जाके वहीं से हम सुसाइड करेंगे, जान लो। यहाँ पे इतना मेरे समझाने के बाद भी अगर नहीं आया तो दिल्ली में है सिग्नेचर ब्रिज, यहीं से कुछ दूर पे है, जाएंगे वहीं पे, चिल्लाएंगे एक बार जोर से, मारो मुझे मारो, और वहीं से कूद जाएंगे, जान लो। ठीक है, चलिए अब आप लोगों का थोड़ा सा काम आसान कर देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपके 3 सवाल हैं और ये तीनों सवाल हम आपके लिए दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपसे कहा गया है अमित बोरो अ सम ऑफ 25,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट, भोला बोरोड द सेम सम एट कंपाउंड इंटरेस्ट, एट द एंड ऑफ 2 ईयर भोला है टू पे इतना मोर। यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है, तो कहा गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मेरे भाई कितना है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। ठीक है,
अमित और भोला दो लोग हैं, दोनों ने बराबर पैसे उधार लिए हैं, दोनों ने 25,000 रुपये उधार लिया है। एक ने सिंपल इंटरेस्ट पर लिया, एक ने कंपाउंड इंटरेस्ट पर लिया है। जिसने कंपाउंड इंटरेस्ट पर लिया उसको 160 रुपये ज़्यादा देने हैं, यानी सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस कितने का है, तो 160 का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है। तो हमने यहाँ पर याद करो फॉर्मूला पढ़ा था 2 सालों का, अगर आपको पता होगा तो 2 सालों का फॉर्मूला क्या होता था, तो P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके, तो बराबर होता है मेरे भाई डिफरेंस के। पता है कि नहीं पता है, तो बोलोगे हाँ सर। P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके, तो सिंपल और कंपाउंड के डिफरेंस के। प्रिंसिपल मेरे भाई कितना है, तो 25,000 है, तो प्रिंसिपल के जगह पर 25,000 लिख देंगे। ठीक है, रेट का पता है तो नहीं पता है तो कोई बात नहीं, यहाँ रेट के जगह पर आर का स्क्वायर लिख देंगे। नीचे कितना है, तो 100 का स्क्वायर है, तो 100 का स्क्वायर यानी 4 को 0, और डिफरेंस कितने का है, तो 160 का है। ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति साधारण ब्याज पे लिया उसका ब्याज कम होगा, जो चक्रवृद्धि पे लिया उसका ब्याज ज़्यादा होगा, तो P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर इसके बराबर है। अब देखोगे यहाँ पर तो आप यहाँ से कितने जीरो को काट पाओगे, 3 जीरो से आप इसके 3 जीरो को काट पाओगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं आर के स्क्वायर को लेके, तो ये 10 इसके साथ गुना हो जाएगा तो ये 1600 बना देगा, और 25 नीचे आ जाएगा तो इतना बना देगा। आर का स्क्वायर हमारा इतना हो जाएगा, अगर हम दोनों साइड रूट करें तो यहाँ आर आ जाएगा, 1600 का रूट करेंगे तो 40 आ जाएगा, 25 का रूट करेंगे 5 आ जाएगा, इसको काटोगे तो 8% आएगा। यानी यहाँ पर क्या आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये हलवा सवाल था, बकवास सवाल था। 2 लोग हैं, दोनों ने पैसे बराबर लिए हैं, दोनों के ब्याज का जो डिफरेंस है वो इतना दे रखा है, तो हमने कहा ठीक है। ये उस केस में हमारा फॉर्मूला मददगार होता है जब हमारे पास रेट ही नहीं दिया गया होता, क्योंकि बहुत बच्चे सोचते हैं सक्सेसिव लगा के निकाल लेंगे, लेकिन बाबू अगर तुमको रेटें नहीं देगा तो तुम क्या सक्सेसिव लगाओगे बताओ। तो रेट दिया होता है तो सक्सेसिव लगा लोगे ना, नहीं दिया रहेगा तो फॉर्मूला ही तुम्हारे काम आना है। जैसे यहाँ रेट का आबो हवा पता ही नहीं था, उस केस में फॉर्मूला का हम उपयोग करते हैं और सीधा का सीधा क्या निकालते हैं, रेट निकालते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 166 को आप लोग छोड़ दीजिएगा, नहीं बनाइएगा, बकवास सवाल है, इरेलीवेंट है, पेपर में एक बार आया है, आगे कभी आएगा नहीं, क्योंकि ये सवाल बिना कैलकुलेटर के बनेगा नहीं, या तो फिर इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाना पड़ेगा जो हमारे काम का है नहीं। एक क्वेश्चन के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम नहीं सीखने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग काट दीजिएगा, क्योंकि इसमें जो पैसा है यहाँ पर मंथली दिया गया है। हम यहाँ ईयरली निकाल सकते हैं, हाफ ईयरली निकाल सकते हैं, क्वार्टरली निकाल सकते हैं, मंथली निकालने लगे वो भी 18 महीने का, तो मतलब बिना कैलकुलेटर के सवाल बनेगा नहीं, तो बकवास सवाल है, इसको छोड़ दीजिएगा आप लोग। ठीक है, नहीं बनाइएगा इसको। जब कोई ज़्यादा आपके सामने उड़ेगा तो उसको ये क्वेश्चन दे दीजिएगा, लेकिन उसको आंसर मत बताइएगा क्या है, और आप उसको मत बताइएगा कि आपको आता है कि नहीं आता है। ठीक है, छोड़ दीजिएगा, वो अपने आप वहीं पे भस्म हो जाएगा एकदम। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ देख लो क्वेश्चन नंबर 167। तो ये क्वेश्चन है, आपसे कहा गया है अ सर्टेन सम अमाउंट रुपीज इतना इन 4 ईयर एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, 15% के हिसाब से 4 सालों का साधारण ब्याज, मतलब देखो यहाँ अमाउंट दे रखा है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सेम सम इन 2 ईयर एट सेम रेट इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। निकाल लेना आराम से। तो ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देते हैं। आपको दिया क्या है, तो आपको अमाउंट दिया है, किस रेट पर, 15% के हिसाब से 4 सालों का अमाउंट दिया है, और आपसे पूछा क्या है, तो अमाउंट ही पूछा है। ठीक है, इसी 15% पे 2 सालों का अमाउंट पूछा है, लेकिन कब, तो रेट हमारा 8 मंथली हो तब। तो आंसर निकाल लेंगे। सबसे पहले तो मेरे भाई यहाँ से क्या करोगे, प्रिंसिपल निकाल लेना। जो दिया गया है वो 160% की वैल्यू है, 100% कैलकुलेट करोगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा, फिर इस रेट से इतने समय का ब्याज निकाल देना। ठीक है, पंकज कहते हैं सर आपका जो एडवांस हमारा कब स्टार्ट होगा, तो एडवांस आपका स्टार्ट होगा, ठीक है, परेशान मत हो, 1 तारीख से। चलो ठीक है, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए, और आज के लिए क्या, अब हमारा टॉपिक पूरा का पूरा हम लोगों ने ख़त्म ही कर दिया। ठीक है, आप लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि अगली क्लास में पूरा टॉपिक ही ख़त्म हो जाएगा। आज पूरा CI ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में जो है आप लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट जो है वो आ जाएगा। इसकी मैं यहाँ पर एक तरीके से वो डलवा दूंगा क्लास नोट्स, जैसे ही अवेलेबल हो जाएगा हमारे पास, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंस्टॉलमेंट शुरू करेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बताया है, लगातार तरीके से, ब्यूटीफुल तरीके से, हर एक कंसेप्ट को मैंने बताया है। तो उम्मीद है मेरी कि आप लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से के कंसेप्ट को जानेंगे, और पेपर में अच्छा नंबर लेकर आएंगे, सिलेक्शन लेकर आएंगे। मुझे बस एक ही चीज़ की जो है वो ख्वाहिश है, वो है आपका
सिलेक्शन। कुछ भी हो, बस आपका सिलेक्शन चाहिए और कुछ नहीं, कोई गुरु दक्षिणा नहीं, कुछ नहीं, बस एक ही चाहिए, तो वो है सिलेक्शन आपका बस। ठीक है, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।